गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशो था। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को देख लिया था, द्विसंकरी जो क्रॉस होता है उसे समझ लिया था। अब हमें उसमें जो उसके जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात है, वैसे फिनोटाइपिक भी कल हो गया था हमारा, आज हमें केवल जीनोटाइपिक रेशो वहाँ से निकालना है। ठीक है, तो फटाफट हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसे। अगर किसी ने किया हो तो वो बताए मुझे जीनोटाइपिक रेशो, अगर उसे निकालना आया हो या समझ में आया हो और उसने निकाला हो तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, अदरवाइज हम तो कर ही रहे हैं। अब देखिए भाई, क्या था हमारा कि एक हमने लिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जहां पर दो कैरेक्टर्स को लेकर हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो पहला जो हमारा था आर आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई मीन्स यहाँ पर हमारे बीज जो थे वो गोल थे। ठीक है, और उनका जो रंग था वो था पीला। ठीक, और इधर जो थे हमारे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक, मतलब कि बीज हरे रंग के थे, बीज जो थे वो झुर्रीदार थे, झुर्रीदार। ठीक है, और उनका जो रंग था वो था हरा। फाइन, इसी को लेकर हमने कल क्रॉस किया था। ठीक, तो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन सारा कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, और फाइनली हमको जो मिला था वो ये टेबल हमने बनाया था। ठीक है, सभी को याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने ये टेबल बना लिया था। अब हमने इसमें फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो को निकालना था। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है कैरेक्टर्स को देखना। ठीक है, कहने का मतलब कि कितने लंबे पौधे मिले, कितने बौने मिले, कितने कितने आपके गोल बीज मिले, इस तरह के फिजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने का मतलब होता है फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब है उसके जीन्स को ऑब्जर्व करना। तो फिनोटाइपिक रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, और फिनोटाइपिक रेशो हमारा आया था 9:3:3:1, मतलब 9:3:3:1। ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो था। तो इसका मतलब क्या निकल रहा था? इसका मतलब ये निकल रहा था कि 9 पौधे जो है वो हमें किस तरीके के प्राप्त हुए थे? 9 पौधे हमें गोल और पीले रंग के प्राप्त हुए थे। ठीक, उसी तरह के फिर गोल और हरे रंग के 3, फिर पीले और झुर्रीदार 3, और आपके झुर्रीदार और हरा जो था वो 1। ठीक, इस तरीके से हमने फिनोटाइपिक रेशो निकाल लिया था। अब जीनोटाइपिक रेशो कैसे निकालेंगे? देखो, जीनोटाइपिक रेशो निकालने के लिए दो हमारे पास मेथड हैं। एक तो है जो हमारी ट्रेडिशनल, मतलब काउंटिंग करके, जैसा कि हमने फिनोटाइप रेशो निकाला था। ठीक है, तो काउंट करना हमको हर जीन को। ठीक है, या फिर दूसरा जो मेथड एक फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारी परंपरागत जो विधि है उसके अनुसार हम क्या करेंगे कि हर प्लांट के जीन को लिखेंगे और उनका नंबर काउंट करेंगे। जैसे कि देखो, जैसे मैंने लिखा आर आर वाई वाई, मतलब कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये मैंने एक लिखा। अब पूरे टेबल में मुझे ढूंढना है कि इसके जैसा कोई दूसरा है क्या। ठीक है, तो इसके जैसा दूसरा कोई मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, मतलब कि इसकी जो संख्या है वो क्या है? 1। फाइन, फिर मैं दूसरा देखूंगा, दूसरा क्या है? इसी तरह से आपको सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जैसे मैंने लिखा आर आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये देखिए, ये आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको सर्च करना पड़ेगा कि भाई इसके जैसा कोई दूसरा है या नहीं है। ठीक, इसी तरीके से फिर हम इसको लिखेंगे, फिर उसकी काउंटिंग देखेंगे, और इस तरीके से जो भी काउंटिंग हमारी आएगी, ठीक है, जो भी काउंटिंग हमारी आएगी वही हमारा जीनोटाइपिक रेशो होगा। ठीक है, अगर आपको काउंट करके करना है तब भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, सबको आपको गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। और अदरवाइज देखिए, जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम गिन लेते हैं फटाफट, क्योंकि चीज़ें बहुत कम होती है, उसमें 4 ही जो है आपको प्लांट मिलेंगे। डाई हाइब्रिड में अगर आप जाओगे तो अब आपको 16 प्लांट मिल गए। ये देखिए, ये पूरा टेबल बन गया हमारा, 16 प्लांट का ये स्क्वायर बन गया है। फिर अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब कि तब हमें 64 प्लांट्स यहाँ पर ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो फिर उनको काउंटिंग करने के लिए हमें काउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, इसीलिए यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इन दोनों रेशो को निकालने के लिए 2 अलग अलग फॉर्मूला है। अगर फिनोटाइपिक रेशो आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर जीनोटाइपिक रेशो निकालना है तब आपको यूज़ करना है ये फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले मैंने बोर्ड पर लिख दिए। ठीक है, मतलब 3:1 पूरे का जो पावर है वो n का मतलब नंबर,
अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो n की जगह 1 लिखेंगे, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो n की जगह 2 लिखेंगे, और अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो n की जगह 3 लिखेंगे। ठीक, सेम यहां पर भी जीनोटाइपिक रेशो निकालने के लिए 1:2:1, ठीक है, और उसका भी पावर क्या है, n है। मतलब कि अगर मोनोहाइब्रिड हुआ तो n की प्लेस पर 1 लिखेंगे, डाई हाइब्रिड हुआ तो n की जगह 2 लिखोगे, और ट्राई हाइब्रिड हुआ तो n की जगह कितने लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं काउंटिंग करके भी, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा इजी हमारे लिए कौन सा होगा, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए फॉर्मूला का यूज़ करना। ठीक, चाहे तो हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। भाई देखो, कल का जो फिनोटाइपिक रेशो था वो तो हमने काउंटिंग करके निकाला था। ठीक है, अब इसी काउंटिंग वाले रेशो को हम फॉर्मूले वाले रेशो से निकाल के देखते हैं, फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो देखो जरा फॉर्मूला क्या है, ये फिनोटाइप के लिए और ये जीनोटाइप के लिए, ये लिख लेते हैं हम। तो फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, 3:1 और पावर n। अब ये क्रॉस कौन सा है, ये क्रॉस है डाई हाइब्रिड, मतलब कि द्विसंकरी क्रॉस है। तो देखो जरा कि n की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, n की जगह 2 रख दिया मैंने, तो 3:1 पूरे का पावर 2, मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि हुआ 3:1, फिर इस पूरे को हमको क्या करना है, इंटू करना है एक दूसरे से। ठीक, यही मतलब होता है पावर का। ठीक, तो करो जरा इंटू दोनों को। अब इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा कि 3 और 3 का अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 9, फिर 3 और 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक, फिर देखो अगला इस 1 का फिर से इन दोनों से करना है, तो 1 3 एकम 3, ठीक, और 1 में 1 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो देखिए फॉर्मूले से निकाला तब भी वही रेशो आ रहा है, और हमने काउंटिंग करके निकाला था तब भी वही रेशो आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से आप फिनोटाइपिक रेशो या जीनोटाइपिक रेशो निकाल सकते हो। ठीक, तो ये तो बात हो गई फिनोटाइपिक रेशो की, फिजिकल कैरेक्टर्स को, जो उसके भौतिक गुण जो दिखाई देते हैं, लंबाई, ऊंचाई या फिर रंग या उसके बीच का आकार प्रकार, उनकी बात है। अब जीनोटाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है सबको। चलो, तो अब हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशो निकालो, कौन से क्रॉस के लिए, इसी क्रॉस के लिए। ठीक है, अब जो एक तरीका है जिसमें हम काउंटिंग करके निकालेंगे, पर हम अब किससे निकालने वाले हैं, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि सिंपल है। तो जीनोटाइप के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 1:2:1, और पूरे का पावर क्या है, n है, उसके पूरे के ऊपर घात जो है वो n की है। ठीक, अब चूंकि ये द्विसंकरी क्रॉस है, मतलब कि यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसलिए n की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, तो देखो जरा, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 1:2:1, ठीक है, और 1:2:1, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इंटू करना है। ठीक, तो अब देखो इंटू कैसे करोगे कि इस 1 को पहले इस पूरे में इंटू करोगे, ठीक, फिर इस 2 को इसमें तीनों में इंटू करेंगे, फिर इस 1 का गुणा इन तीनों में करेंगे। तो देखो पहले 1 में 1 तो 1, ठीक है, 1 रेज़ 2 तो ये आ जाएगा 2, फिर 1 और 1 यहाँ पर भी हो गया 1, फिर इस 2 का इंटू इन तीनों में करिए, तो फिर से देखिए ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 2 दूनी 4, और ये फिर से हो गया 2 एकम 2। ठीक, अब आगे देखो, तो 1 का इंटू फिर से इन तीनों में करना पड़ेगा हमें, तो देखो ये 1, फिर से 2 और फिर से 1। तो ये जो रेशो हमको मिल रहा है फाइनली, ये जो रेशो हमें मिल रहा है, ये कौन सा रेशो मिलेगा, ये मिलेगा हमें जीनोटाइपिक रेशो। किसका जीनोटाइपिक रेशो है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो डाई हाइब्रिड का निकालना हो तो इसकी जगह केवल हमें क्या करना है, 3 लगाना है, और मोनो हाइब्रिड का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यही का यही सेम 1 का पावर आएगा। बात समझ में आ रही? तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो हमने देख लिया। ठीक, चलिए तो अब हम चलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मतलब कि हमने अब 3 गुणों को लेकर के, 3 कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराना है। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराओ, तो क्या क्या कैरेक्टर ले सकते हैं हम, तो देखो जरा, 2 कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी हमारे पास है पहले से ही। ठीक, इसको भी जरा हम मिटा देते हैं। 2 कैरेक्टर्स हमारे पास पहले से है। ठीक है, बीज का आकार है, ठीक है, और उसका रंग है। यहाँ पर है गोल और पीला, यहाँ पर है झुर्रीदार और हरा। ठीक, इसमें एक कैरेक्टर और हम ऐड कर लेते हैं, वो है लंबाई का। ठीक है, तो ये दिख लिया मैंने कैपिटल T, मतलब कि अब जो हमारा प्लांट है, उस प्लांट जो है वो टॉल है, मतलब लंबा है,
उसका जो सीड है, उसका जो बीज है वो राउंड शेप का है, ठीक, और उसका कलर कैसा है, येलो। इधर देखो तो इधर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट है वो कैसा है, वो शॉर्ट है, मतलब कि छोटा है, और उसका जो बीज है वो कैसा है, वो झुर्रीदार है, मतलब रिंकल्स वाला है। और जो वाई, स्मॉल वाई का मतलब क्या हुआ कि वो उसका रंग कैसा है, उसका रंग है हरा, ठीक। अब देखिए चला, अब इनको हमको क्रॉस करना है, ठीक है। तो क्रॉस करना है तो अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट्स बनाने होंगे, हमें युग्मकों का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो युग्मकों का निर्माण करिए, क्या होगा युग्मकों का निर्माण, कि यहाँ से तो टी आर और वाई ये बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। भाई F1 जनरेशन में तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा। अब इनका जब क्रॉस करेंगे हम, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। इनका क्रॉस करो तो इनका क्रॉस करो, ये लिख दिया हमने, ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये गैमेट्स बन रहे हैं। अब इनका क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये इस तरीके का हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट मिलेगा। ये F1 जनरेशन है, ठीक है, प्रथम पीढ़ी है। अब प्रथम पीढ़ी में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए, जितने भी पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है, वो सबके सब कैसे होंगे, टॉल होंगे, उनके सबके जो सीड है वो कैसे होंगे, राउंड शेप में होंगे, और उनका सबका जो कलर है वो कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर्स जो है वो डोमिनेंट है, मतलब कि प्रभावी लक्षण है। ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर्स नहीं है, ये भी है, पर इनको ये रेसेसिव कैरेक्टर्स है, मतलब ये अप्रभावी, इनको दबा दिया गया है, किसके द्वारा, इन डोमिनेंट कैरेक्टर्स के द्वारा। फाइन, तो ये तो हो गई F1 की बात। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे F2 की, ठीक है। तो F2 में अब आपको F2 जनरेशन में क्या करना होता है, F2 जनरेशन में इन्हीं दो प्लांट्स के बीच में हमें जो है इंटरनल ब्रीडिंग करवानी है, मतलब कि स्वपरागण करवाना है, ठीक है। स्वपरागण का मतलब कि एक प्लांट तो ये है, इसी के जैसा दूसरा भी होगा एक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं, देखिए, तो टी ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा प्लांट हमने फिर से लिया जिसका भी जीनोटाइप इसके जैसा ही है, तो ये ले लिया, ठीक है। ये दोनों प्लांट कौन सी जनरेशन के हैं, F1 जनरेशन के, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में हमको क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गैमेट फॉर्मेशन करना होगा, मतलब गैमेट का निर्माण करना होगा, युग्मकों का निर्माण। अगर वो हमने कर लिया तो मतलब कि ये पूरा जो ये फिर आपको इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, गैमेट फॉर्मेशन में आती है, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखो, हमें यहाँ पर कुल मिलाकर कितने गैमेट्स मिलेंगे, 8, ठीक है। वो कैसे मिलेंगे वो देखो, सबसे पहले आप लिखिए इसको इस तरीके से, ये मैंने लिखा कैपिटल टी और ये लिख लिया मैंने स्मॉल टी, ठीक है। अब ये कैपिटल टी आर से, ठीक है, फ्यूज होगा, और उसके बाद में ये किससे फ्यूज होगा, कैपिटल वाई से, ठीक। उसी तरह ये कैपिटल टी स्मॉल आर से भी फ्यूज हो रहा और स्मॉल वाई से भी फ्यूज होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो पहले यहाँ पर आर से भी फ्यूज होगा और वाई से भी, यहाँ पर स्मॉल आर से भी फ्यूज होगा और स्मॉल वाई से भी फ्यूज होगा, ठीक। आगे चल के देखेंगे तो आगे चल के क्या हो रहा है, ये जो आर है, ठीक है, अब ये टी इस आर के साथ फ्यूज हुआ, अब ये जो आर है ये आर इस कैपिटल वाई से भी फ्यूज होगा और साथ ही साथ किससे फ्यूज होगा, स्मॉल वाई से भी फ्यूज होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों ही चीजें, मतलब कि ये सबके सब एक दूसरे से कैसे हैं, सबके सब एक दूसरे में हमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, मतलब कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है वही हमारा जो है वो युग्मक का उतने ही हमारे युग्मकों का निर्माण होगा या युग्मकों का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चलो फिर से देखो, ये y और ये भी y। अब ये जो स्मॉल r है ये भी क्या होगा, ये भी कैपिटल Y के साथ क्या करेगा, ये भी कैपिटल Y के साथ इंटरेक्ट करेगा। फाइन, अगला देखो t के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, t के लिए है फिर से r, ये देखिए ये फिर से r और ये स्मॉल r, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि इसको भी हमें फ्यूज करना है कैपिटल Y और स्मॉल y से, ये देखो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। अब इनका जो रिजल्ट बन रहा है वो देखिए, देखो पहला गैमेट कौन सा बना, TRY, ये दिख रहा है हमें, ये बन गया TRY और तीनों के तीनों कैसे हैं, कैपिटल है।
दूसरा देखो तो टी आर स्मॉल वाई, ये दूसरा बन गया टी आर स्मॉल वाई। तीसरा देखेंगे तो टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, या इसको आप कैपिटल ऊपर लिख लेते हैं, स्मॉल को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया टी स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक। नेक्स्ट क्या बन रहा है, नेक्स्ट बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अगला देखो तो क्या बन रहा है, फिर से स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये कुल मिला के 8 गैमेट्स बन रहे हैं, 8 युग्मकों का निर्माण हो रहा है। अब इसमें हमने किया क्या, युग्मक कैसे बनाए, युग्मक में हमें सिर्फ ये करना है कि सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, ठीक है। देखो अब चूंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो एक युग्मक के अंदर जीन कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। जैसे डाई हाइब्रिड था तो हम कैसे लिखते थे, डाई हाइब्रिड में हम इस तरीके से लिखते थे ये, ठीक है। तो ये दो मतलब कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स थे तो 2 जीन्स थे। अब इनके जब युग्मक बनते थे तो कैसे बनते थे, टी आर, ठीक है। ये जो युग्मक है, ये जो गैमीट है, ये किसका था, डाई हाइब्रिड। क्यों, क्योंकि 2 कैरेक्टर, एक लंबाई के लिए और एक उसके जो सीड है, जो उसका बीज है, उसके आकार के लिए, ठीक। अब चूंकि ये ट्राई हाइब्रिड है मतलब त्रिसंकरीय क्रॉस है, तो इसके जो गैमीट होंगे उसमें कैरेक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। एक लंबाई के लिए है होगा, बीज के शेप के लिए होगा, और तीसरा जो है उसके रंग के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर गैमीट में आपको कितने जीन्स या कितने कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, 3-3, ठीक। उस समय मेंडल को पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीन्स की वजह से होती है। उन्होंने इस जीन्स को नाम दिया था कि कुछ फैक्टर्स हैं इनके अंदर जो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स बाद में क्या पता चले, वो सारे के सारे क्या थे, जीन्स थे। तो अब युग्मक का निर्माण करना हमने सीखा, और युग्मक का निर्माण में हमने क्या किया कि पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जितने भी गैमेट आप बना रहे हो ट्राई हाइब्रिड में, उन सब में 3-3 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। चलो पहली चीज़, अब 3-3 कैरेक्टर के बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि ये एक प्लांट का जीनोटाइप है, ठीक है, ये एक प्लांट के जीन है, तो एक टी को आपने ले लिया, ठीक है। तो उस टी को, अब टी तो कैरेक्टर किसका हो गया, टी तो कैरेक्टर किसका हो गया, लंबाई के लिए हो गया, लेंथ के लिए। तो अब टी बचा क्या, इस कैपिटल आर बचा और कैपिटल वाई बचा। अब फिर से ये टी स्मॉल आर और कैपिटल वाई भी ले सकता है, फिर से ये टी जो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई भी ले सकता है। इस तरीके से हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखा, ठीक है। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इस तरीके से आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। इसमें आपके 8 जो है आपके युग्मकों का निर्माण हुआ है, या 8 जो है आपके जीन्स, आपके जो गैमेट्स हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब ये F1 पीढ़ी में अब इसके 8 मिले हैं तो इसके भी क्या मिलेंगे, 8 मिलेंगे। मतलब कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। भाई देखो F2 जनरेशन, ये तो F1 जनरेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब F2 में क्या करना है, इन F2 जनरेशन को बनाने के लिए इनका आपस में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पता है कि अगर F2 जनरेशन में इसके 8 गैमेट्स बन रहे हैं और उसके भी 8, तो 8 × 8 कितना होता है, 8 × 8 होता है 64। भाई डाई हाइब्रिड में हमने क्या मिला था, 4 × 4 मतलब 16 प्लांट मिले थे F2 में, और यहाँ पर 8 और 8 का गुणा करेंगे तो कितने मिलेंगे, 64। मतलब कि F2 पीढ़ी में कौन सा क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, आपको कितने प्लांट्स ऑब्जर्व होने वाले हैं, 64 प्लांट्स, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा जो टेबल है, ये 64 जो है आपको इसमें जो स्क्वायर है वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, मतलब कि ये होगा कि यहाँ पर हमें पहले देखो ये सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए इस तरीके से। आप लोग भी अपनी कॉपियों में फटाफट लिखो उसको, देखो प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से होगा, नहीं तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बस लेंदी है ये, ठीक है। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि बहुत आसान है। तो फटाफट इसको ज़रा, केवल आपको क्या लिखना है अभी इसमें, केवल हमें इसमें सारे के सारे जो है गैमेट्स को लिखना है। तो 3, 4, 5, 6 और ये 7 और 8, ठीक है। इसी तरीके से इस तरफ भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ जल्दी से, ये बन गया कॉलम। अब देखो इसमें अगर हम इस पूरे 64 कॉलम को भरेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम फाइनली हमको चाहिए क्या,
हम ये पूरा जो टेबल है, ये पूरा जो स्क्वायर है, वो क्यों बनाते हैं? वो हम फिनोटाइपिक रेशो के लिए बनाते हैं या तो जीनोटाइपिक रेशो के लिए। तो वो रेशो तो हमको वैसे भी फॉर्मूला से मिल जाने वाला है, इसलिए इस पूरे कॉलम को भरने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए केवल हम यहाँ पर क्या शो करना है, अभी केवल गैमेट्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गैमेट्स को आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद आप स्वयं इसको पूरा का पूरा फिल करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो रेशो चाहिए वो तो हमें वैसे भी मिल जाएगा, ठीक। अब देखो भाई, तो ये सारे के सारे यहाँ लिखे ही हुए हैं, इसी को हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हमारा टेबल एक तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। इन सबको हमें गैमेट्स बनाना है, इन सबको एक दूसरे से क्रॉस करना है, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और ये सारा प्रोसेस किस लिए होता है? ये सारा प्रोसेस जो है ये जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो के लिए होता है, ठीक है। तो वो रेशो तो हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसीलिए हमें इस टेबल को पूरा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या करना है। मैं आगे भी इसको पूरा कर देता हूँ। कहाँ तक कर लिया था ये हमने? ये देखो, ये सारे के सारे हमने गैमेट्स लिख लिए हैं। एक जो गैमेट्स है पूरे 8 वो मेल के हैं और दूसरे जो है वो किसके हैं? फीमेल के हैं, ठीक है, क्योंकि नर और मादा दोनों के ही संयोग से अगली पीढ़ी का निर्माण जो है वो होगा, ठीक। ये बन गया हमारा, ये देखिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो, अब हमको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों को आप एक दूसरे से फ्यूज़ करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखोगे। ये देखो, जैसे कि मैं 1-2 लिख के बता देता हूँ आपको, ये टी, ये आर और ये वाई, ठीक है। मतलब कि ये जो प्लांट बनेगा ये कैसा होगा? टॉल होगा, इसके बीज गोल होंगे और इसका रंग पीला होगा, फाइन। दूसरे को देखो, तो दूसरे का भी बता देता हूँ मैं, ये हो गया टी, फिर हो गया आपका आर और कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। मतलब कि ये प्लांट भी कैसा होगा? टॉल होगा, ठीक है, और इसके बीज गोल होंगे और रंग पीला होगा, परंतु ये हाइब्रिड होगा। ये प्योर है क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट है। ये इम्प्योर होगा क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर जो है वो कौन सा है? रिसेसिव है, अप्रभावी जीन है, फाइन। इसी तरीके से आपको ये पूरे जो कॉलम है वो फिल करना है, ठीक है। कोई आसान मतलब कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है, केवल थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो पूरे के पूरे आपको फिल करोगे तो टोटल आपको कितने यहाँ पर मिलने वाले हैं प्लांट? 64 प्लांट, ठीक है, 64 प्लांट यहाँ पर मिलेंगे। और फाइनली इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या चाहिए अब? जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो हम सीधा इस पर कहाँ चलने वाले हैं अब? जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो के ऊपर, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग काम है और जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आगे चले। देखो, एग्जाम में मैंने आपसे पहले ही कहा था, कल ही जेनेटिक्स शुरू करने से पहले ही, कि एग्जाम में यहाँ पर रेशो पूछे जाने वाले कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा या डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आपको ये टेबल बनाने को नहीं आता है। ये पूरा जो लेंदी आपको दिख रहा है इतना पूरा 64, या फिर प्लांट का नंबर पूछ लिया जाता है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की सेकेंड जनरेशन में कितने प्लांट ऑब्जर्व होंगे, तो हमने कह दिया कि 64 ऑब्जर्व होंगे, ठीक। और यदि ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये बनाने को आता भी है तो ये केवल डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही आता है, ठीक है। टाई हाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर कभी नहीं आता है, केवल यहाँ पर आपको रेशो पूछे जाते हैं कि इसका अनुपात बताइए फिनोटाइप का और जीनोटाइप का, फाइन। हाँ, एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि गैमेट्स के बारे में आपको बताना पड़ सकता है, इसलिए मैंने गैमेट्स कैसे बनते हैं और कितने बनेंगे वो बता दिए। देखो भाई, आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमेट बन रहे थे? 4। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमेट्स बन रहे हैं? 8। तो ये गैमेट्स पूछे जा सकते हैं और फिर इनका रेशो पूछा जा सकता है। बाकी ये पूरी डिटेलिंग आपसे कभी भी पूछी नहीं जाती है, ठीक। चलो, तो अब हम देखते हैं इसका रेशो निकालते हैं फटाफट। अब रेशो में फिनोटाइपिक रेशो का फॉर्मूला बताओ जरा कि क्या क्या लिखा था अभी हमने फिनोटाइपिक रेशो निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला यूज़ किया था? फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो के फॉर्मूले के लिए हमने क्या यूज़ किया था? 3:1 और इसका पावर क्या था? n, ठीक है। तो n जो है, अब यहाँ पर n क्या होगा? n मतलब कि 3, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्रॉस है? ये ट्राई हाइब्रिड, ठीक है, त्रिसंकरी क्रॉस है। 3 गुणों को लेकर के हम जो है काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। मतलब कि 3:1 को हमें 3 बार गुणा करना होगा, ठीक है। 3:1,
फिर से 3:1 और फिर से 3:1। ठीक है, यही मतलब है इसका, पावर का मतलब यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको अभी छोड़ दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और जो भी रिजल्ट आता है उसको फाइनली फिर हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले के साथ कर देंगे। ठीक, तो करना शुरू करो। ठीक, सबसे पहले इस 3 को इन दोनों के साथ करना पड़ेगा, तो ये हो गया 9 और 3। ठीक, फिर इस 1 को इनके साथ करो तो क्या हो गया 3 और 1। फाइन, फिर क्या है इधर भाई, ये देखो ये रखा हुआ है हमारा 3:1। अब क्या होगा, अब इस 3 का इंटू इन चारों में करना होगा, फिर इस 1 का इंटू इन चारों में करना होगा। तो देखो करके, तो 9 और 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 27। ठीक, फिर 3 इंटू 3 तो क्या होगा 9, फिर से 3 इंटू 3 तो क्या होगा 9 और 3 इंटू 1 1। ठीक, और फिर 1 का अगर इंटू करेंगे तो एज इट इज लिख दो 9:3:3:1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब कि 27:9 हाँ सॉरी यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, तो 27:9:9:3 और फिर से 9:3:3:1। फाइन, तो इसको आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो। जैसे अरेंज करने से मतलब कि 9 वाले जितने भी हैं उनको एक तरफ लिख लो, 3 वालों को एक तरफ लिख लो, उससे कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, देखो 1 2 3 बार 9 आया है तो 3 बार 9 लिख दिया, और 3 बार 3 आया है तो ये 3 भी हमने 3 बार लिख दिया और लास्ट में 1 लिख दिया। तो ये जो रेशो आया हमारा, ये कौन सा रेशो आ गया, फिनोटाइपिक रेशो। कौन से क्रॉस के लिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, और बिना किसी डिटेलिंग के डायरेक्ट हमारा फॉर्मूले से यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपका फिनोटाइपिक रेशो आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, जीनोटाइपिक रेशो। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, फिर मैं यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशो निकालता हूँ। ठीक, चलो, तो ये जीनोटाइपिक रेशो के लिए क्या फॉर्मूला था, जीनोटाइपिक रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1:2:1 और पावर n। ठीक, अब यहाँ पर पावर में हम क्या लिखने वाले हैं 3, ये लिख दिया 3। मतलब कि इसका क्या हुआ कि 1:2:1, फिर से इसको फिर से आपको पूरा इंटू करना पड़ेगा और इसको 3 बार आपस में जो है हमें गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जीनोटाइपिक रेशो आएगा किसके लिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, तो फिर से हम वही चीज़ करने वाले हैं कि पहले इन दोनों को आपस में इंटू कर लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको फाइनली लास्ट वाले में इंटू करेंगे। ठीक है, तो इस 1 को इन तीनों में इंटू करो पहले, तो 1 1 गुणा 1 मतलब 1। ठीक है, फिर 1 इंटू 2 मतलब 2, 2 एकम 2, फिर 1। फाइन, फिर इस 2 का इंटू इन तीनों में करो तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर से 2 एकम 2। फिर इस 1 का इंटू इन तीनों में करो तो हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। अब क्या करो, अब इस पूरे को इसमें इंटू करो। ये भी थोड़ा सा हमें लेंदी पड़ेगा, पर उस 64 वाले स्क्वायर से तो इजी है। ठीक है, लेंदी ज़रूर है पर इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको कोई मल्टीप्लाई किसी का करना नहीं है कि कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े। ठीक है, और दूसरा कि उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है। ठीक, अब फिर से क्या करो, इस 1 को इस पूरे से इंटू करो। ठीक है, तो 1 को पूरे से इंटू करेंगे तो हम थोड़ा सा यहाँ से लिख लेते हैं ताकि ये पूरे बोर्ड पर आ जाए। तो एज इट इज़ लिख दूँ पहले तो मैं 1 2 1:2 4 2 1 2 1। ठीक है, ये हो गया 1 वाला पोर्शन। अब 2 में देखो तो 2 में क्या करना होगा भाई, यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे, कोई मिस्टेक भी हो जाए तो हम उसको बाद में करेक्ट कर लेंगे। तो अब 2 को इंटू करना है इस पूरी इक्वेशन में। तो देखो ये हो गया 2, ये हो गया 4, फिर से हो गया 2, फिर से हो गया 4, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर फिर से 4 और यहाँ पर फिर से 2। ठीक है, ठीक है भाई, मतलब कि कहने का इन सब का डबल हो गया। ये देखो यहाँ पर 1 था तो 2 हो गया, 2 था तो 4 हो गया, फिर से यहाँ 4 था तो ये 8 हो गया। इस तरीके से पूरा जो है ये एक बार से फिर से डबल हो गया। अब फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो फिर से 1 आ गया तो सेम टू सेम इसी को उठा करके पूरा हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 4 2 रेशो 1
6:1, ठीक है। ये जो रेशो आया, ठीक है, ये रेशो आ गया हमारा कौन सा, जीनोटाइपिक रेशो, किसका, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है। अगर इसको आप उस 64 वाले जो आपका स्क्वायर हमने बनाया था उसके थ्रू अगर हम निकालेंगे तो कम से कम इसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, उस सबकी काउंटिंग करना है, ठीक है। काम आसान है पर लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए आप रेशो के इस फॉर्मूला के थ्रू इसको निकालो तो आसानी से निकलेगा, ठीक है, और उसमें मिस्टेक, गलतियां होने की जो गुंजाइश है वो भी कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। रेशो तो पूरा लिखना पड़ेगा जीनोटाइप में, क्योंकि देखो फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा उस चीज़ को भी आप समझो कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखो ये टी और स्मॉल टी, अब एक प्लांट लिखा मैंने कैपिटल टी कैपिटल टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से फिनोटाइपिक रेशो क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, मतलब दोनों प्लांट कैसे हैं, जो है ये दोनों प्लांट टॉल है, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टर हमें केवल बाहर से दिखाई देंगे, हमको अंदर कुछ नहीं पता है कि इस टी के साथ स्मॉल टी है या इस टी के साथ कैपिटल टी है, हमें तो पौधा बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा, इसीलिए तो उसे हमने बोला कि फिनोटाइपिक रेशो है। तो फिनोटाइपिक रेशो में हम, जैसे हमने देखा था ना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने रेशो क्या निकाला था, 9:3:3:1, तो जो 9 पौधे थे वो सबके सब लंबे थे, पर उसमें शुद्ध लंबे भी थे कुछ और कुछ संकर लंबे भी थे, मतलब हाइब्रिड वाले भी थे और प्योर वाले भी थे। तो फिनोटाइपिक में आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है, कि लंबे 2 पौधे हैं, भले ही वो दोनों का जो जीनोटाइप है वो अलग अलग है, तो दोनों को साथ में हम लिख सकते हैं कि 2 पौधे लंबे हैं, पर जीनोटाइप में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका जीनोटाइप अलग अलग है। जैसे सबका डीएनए अलग अलग होता है, क्योंकि 2 डीएनए को हम एक साथ नहीं लिख सकते, वैसे ही 2 पौधे को हम एक साथ मिला करके नहीं लिख सकते, इसलिए जीनोटाइपिक रेशो ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप तो ये सोचो कि आप जिस ट्रेडिशनल मेथड से करोगे उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, हमारे तीनों क्रॉस कंप्लीट हो गए। अब ये जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे, उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंडल ने फाइनली कुछ लॉज प्रपोज किए, कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। इन अपने प्रयोगों को देखते हुए उन नियमों को हम देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो देखो, पहला नियम जो था मेंडल का वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि प्रभाविता का नियम, ठीक है। मेंडल का प्रथम नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम। ये लिखा हमने प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब इस नियम का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी समझ सकते हैं, ठीक है। प्रभाविता का नियम का मतलब ये है, ठीक है, मान लो आपने 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया, जैसे कि ये हो गया टी टी और ये हो गया हमारा स्मॉल टी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये लंबा पौधा है और ये कौन सा पौधा है, बौना पौधा है, ठीक है, मतलब ये ड्राफ्ट है और ये टॉल है। इन दोनों प्लांट्स में जब हमने क्रॉस कराया था तो हमें फाइनली 4 प्लांट्स मिले थे और सबका जीनोटाइप जो था वो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, यही था, ठीक है। अब देखो प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल ने ये देखा कि प्रथम पीढ़ी में जब एक लंबे पौधे और बौने पौधे को क्रॉस किया गया तो बनने वाली जो भी संतानें थी वो सबकी सब कैसी थी, वो सबकी सब लंबी थी, मतलब कि सारे पौधे टॉल थे, लंबे थे, ठीक। परंतु उनमें से ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कैरेक्टर वाला जीन उनमें नहीं था, ठीक है, शॉर्ट वाला भी है, स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, परंतु जो लक्षण प्रदर्शित हुआ वो कौन सा था, कैपिटल टी। मीन्स कि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, मतलब कि यहाँ पर मेंडल ने इस नियम को इस तरीके से बोला कि अगर हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो बनने वाली जो संतानें हैं, ठीक है, उसमें जो लक्षण हमें दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है और इसे प्रभाविता का नियम उन्होंने कह दिया, ठीक है, कि जो जीन डोमिनेंट हो गया, ठीक है, जिसने अपने कैरेक्टर को शो कर दिया वो डोमिनेंट जीन हो गया और जिसने अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाया वो कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। कहने का मतलब कि प्रभाविता का नियम कि जो जीन डोमिनेंट होगा वही आगे चल के अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा, ठीक है। इसी नियम को उन्होंने कहा कि ये प्रभाविता का नियम है और जब भी इस तरीके का क्रॉस होता है तो पौधे में जो भी लक्षण प्रभावी होता है वही अपने स्वरूप को प्रदर्शित कर पाता है, ठीक है, ये प्रभाविता का नियम कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा नियम है और इसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हम इसे समझ सकते हैं, फाइन।
ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाला है नहीं, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि डोमिनेंस जो कैरेक्टर है वो ही शो होगा, वही अपने आप को शो ऑफ करेगा, और जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो उसके नीचे क्या हो जाएगा, दब जाएगा। और इसी नियम को उन्होंने कहा कि ये प्रभाविता का नियम है। ठीक है, दूसरा जो नियम है मेंडल का वो होता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, मतलब कि पृथक्करण का नियम। ये भी बहुत सिंपल है, पृथक्करण का नियम। देखो भाई, अब पृथक्करण के नियम के लिए हम डायहैब्रिड क्रॉस को देखते हैं। तो ये देखो, ये एक हमने इस तरीके से ये एक कैरेक्टर ले लिया और ये दूसरा ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। ठीक, अब इसमें जब हमने क्रॉस किया था, गेमिट्स बनाए थे, ठीक है, तो कितने गेमिट्स बने थे हमारे, 4 गेमिट्स बने थे। मतलब कि इसको हमने इस तरीके से किया था, तो ये टी वाई पहली जनरेशन में, तो और यहाँ पर क्या बना था, स्मॉल टी स्मॉल वाई। और जब नेक्स्ट जनरेशन में हमने बात की थी, टोटल गेमिट कितने बने थे हमारे, 4 बने थे। ठीक है, अब उन चारों गेमिट्स में, ठीक है, जो जैसे कि 8 गेमिट बने थे किसके, ट्राई हाइब्रिड में, तो 8 गेमिट ट्राई हाइब्रिड में बने और डाई हाइब्रिड में 4 गेमिट्स बने थे। तो उन 4 गेमिट्स को बना करके हमने इस तरीके का कॉलम बनाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो एक गेमिट बना हमारा, एक गेमिट हमने बनाया कि यहाँ पर हमने टी लिया है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यही है टी वाई। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जब ये डिवाइड होता है आपस में, या इसको मैं इस तरीके से लिखूं कि जब ये डिवाइड होता है आपस में, ये पूरा का पूरा उसका जीनोटाइप था, और इस जीनोटाइप से जब गेमिट बने, ठीक है, तो गेमिट ने क्या किया, गेमिट ने ऐसा नहीं किया कि 2 गेमिट इसमें से अगर मान लो बन रहे हैं तो दोनों टी एक तरफ जा सकते थे और दोनों वाई एक तरफ जा सकते थे। ठीक है, मतलब कि इसका डिवाइडेशन ऐसे भी हो सकता था कि ये टी दोनों इस तरफ चले गए, ये एक गेमिट बन गया, और ये दोनों वाई एक तरफ चले गए, ये दूसरा गेमिट बन गया। पर ऐसा हुआ है क्या, ऐसा नहीं हुआ है। तो डिवाइडेशन यहाँ पर कैसे हुआ है, पृथक्करण जो है वो किस तरीके से हुआ है कि एक लंबाई वाला कैरेक्टर है, मतलब लेंथ वाला, और दूसरा कौन सा है, कलर वाला, इन दोनों को मिला के एक गेमिट बना है। मतलब कि यहाँ पर पृथक्करण जो हुआ है वो एक डिफाइंड रेशो में हुआ है, एक निश्चित अनुपात में, या एक बैलेंसिंग के साथ हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि मान लो इन दोनों टी को मिला करके एक गेमिट बन गया, ठीक है, और उसका आगे चल के F2 जनरेशन में हम क्रॉस करते, तो उसमें तो कलर वाला जीन ही नहीं है, मतलब कि प्लांट का कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से होता है क्या, नहीं होता है क्रॉस। तो इसीलिए मेंडल ने ये कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें जो जीन्स का डिवाइडेशन है, जो पृथक्करण है, वो एक बैलेंसिंग के साथ होता है। मतलब कि आप जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, तो हर युग्मक में प्रत्येक कैरेक्टर को, प्रत्येक गुण को प्रदर्शित करने वाला जीन होगा। ठीक है, जैसे कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर होगा, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमने लिया था क्या, लंबाई, ठीक है, हमने लिया उसका बीज का आकार, और हमने उसका रंग लिया। ठीक है, तो अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जब गेमिट्स बने तो क्या बनेगा, एक इसमें से आएगा लंबाई वाला कैरेक्टर, दूसरा आएगा उसके शेप वाला, और तीसरा आएगा कलर वाला। ये इस तरीके से गेमिट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई 3 गेमिट बनना है या 2 गेमिट बनना है तो यहाँ से तोड़ दिया कि एक तरफ तो 2 टी और 1 आर रह गया, दूसरी तरफ 1 आर और 2 वाई रह गए। मतलब कि अगर आगे चल के इनका क्रॉस करोगे तो इसके पास तो टी है ही नहीं, मतलब कि वो प्लांट जो है उसके पास लंबाई वाला जीन ही नहीं है, और इस प्लांट के पास जो है वो कलर वाला जीन नहीं है। तो ये आगे चल के जो है बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी, या प्लांट जो है फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मेंडल ने यह ऑब्जर्व किया कि गेमिट का जब भी फॉर्मेशन होता है तो उस गेमिट में हर कैरेक्टर के लिए एक जीन अवेलेबल होता है। बात समझ में आ गई सबको। तो इसी को बोला उन्होंने पृथक्करण का नियम, कि जो पृथक्करण हो रहा है, गेमिट का डिवाइडेशन हो रहा है, वो भी एक नियम के साथ, एक निश्चित बैलेंसिंग के साथ होता है, ताकि आगे चल के जो भी जनरेशन बने उसमें हर कैरेक्टर के लिए एक जीन अवेलेबल हो। अब वो प्रदर्शित हो या ना हो वो अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट का हर कैरेक्टर हम शो करें। कुछ कैरेक्टर होंगे जो हमारे अंदर जो है वो रेसेसिव होंगे, मतलब कि जो दब गए हैं, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो
प्रदर्शित हो सकते हैं, ठीक है, परंतु होना सब जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो जीन ही आपने वहां से हटा दिया, ठीक है। तो इसे उन्होंने कहा कि पृथक्करण का नियम है ये गैमेट, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको युग्मकों की मतलब गैमेट्स की प्योरिटी का लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गैमेट्स है इसमें हर कैरेक्टर का जीन अवेलेबल है, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है, प्योर है, और ये आगे चल के नया प्लांट बना सकता है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा गया। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। भाई इन दोनों नियमों में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है, मतलब कि इसको हिंदी में बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक। इस नियम के अनुसार ये नियम जो है ये नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। कहने का मतलब कि जो जीन्स है, ठीक है, उस जीन्स में, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाली चीज है, तो इसको हम कल करने वाले हैं, परंतु इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इस नियम में स्वतंत्र का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस, मतलब कि हर कैरेक्टर जो है ये अपने आप में जो है कंप्लीट होता है। जैसे कि आपने लिया एक कैरेक्टर टी जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और रेसेसिव कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर लिया हमने कैपिटल टी, ये भी लेंथ का कैरेक्टर है पर डोमिनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आर और स्मॉल आर, तो ये जो हर कैरेक्टर्स है ये अपने आप में कैसे होते हैं? कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अपव्यूहन का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि जब ये टी नेक्स्ट जनरेशन में आगे चल के एक्सप्रेस होता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में जब ये एक्सप्रेस होता है तो ये अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। उसको हम डिटेल में कल पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आज के लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमने लेक्चर किया उसमें हमने सारे क्रॉस देख लिए हैं। भाई जेनेटिक्स जब हमने शुरू किया था तो मेंडल के क्रॉस हमने देख लिए, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड, ठीक। आज हमने देख लिया उसके दोनों लॉज भी देख लिए। अब कल के लेक्चर में हम उसका थर्ड लॉ देखने वाले हैं और भी जेनेटिक्स से रिलेटेड और मेंडल से संबंधित दूसरी कई चीज़ें देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और उनके जो आंसर्स हैं वो आपको 1-2 दिन के बाद हम पब्लिश कर देंगे, तो उसको आप अपने आप में थोड़ा सा आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा कि कितने आंसर हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फाइन स्टूडेंट्स।